नमस्कार जौहर। हमारे सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए सभी बच्चों का स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। बच्चों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो सेशन हम लोगों का रहेगा फिजिक्स के ऊपर। जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं कि जीव विज्ञान का एक मैराथन सेशन जो है अंतिम प्रहार के रूप में जैक बोर्ड का जो भी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अंतिम प्रहार के रूप में ये दिया गया है। दूसरा जो है आपको रसायन विज्ञान दिया गया है और आज जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो हम लोग भौतिकी विज्ञान को कवर करने वाले हैं, यानी फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बड़ा ही रोल रहता है जैक बोर्ड में, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए अंतिम समय में जो है ना हंसते खेलते हुए ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा पढ़िए ताकि आपके दिमाग में तनाव ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो है आपका पहला कदम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप तनाव मुक्त रहेंगे तभी आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाएगा। तो इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए अभी आप सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन रात में देख लीजिएगा सब्जेक्टिव को, सुबह जाके एग्जाम दीजिए, लेकिन उससे पहले माइंड को थोड़ा फ्री रखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ के हंसते खेलते हुए, ठीक है। इसी कारण हम लास्ट में दे रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए रसायन विज्ञान का दिया हुआ है, जितना चाहो आप लोग पढ़ते रहो, 30 नंबर जो है ना इसी के अंदर से आएगा और 30 में से 30 अगर आप ले आएंगे, 20 नंबर प्रैक्टिकल से 50 और सब्जेक्टिव में अगर 20 नंबर भी लिख देंगे ना तब भी 70 नंबर, 30 लिखेंगे तो 80 नंबर, यानी आपके मार्क्स जो है ना उसमें 4 चांद लगाने का काम ऑब्जेक्टिव करता है। तो चलिए आगे जो है आपका ये जीव विज्ञान दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट फिजिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम का कमी हो जाता है जिसके कारण थोड़ा जल्दबाजी में क्लास करवाना होता है, बाकी जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से होंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, प्रकाश तरंग इनमें से किसका उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का जो तरंग होता है वो इनमें से किसका उदाहरण है। ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या फिर परासर्ब तरंग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रकाश तरंग जो होता है ना ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें प्रकाश की तो प्रकाश क्या है, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो होता है एक किरण होता है, ठीक है। अब वो जो किरण है ना ये क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या होता है, तो ऊर्जा का एक रूप होता है जिसको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। याद रखिएगा, ऊर्जा का रूप है उसको फोटोन कहते हैं। और फोटोन क्या है, तो प्रकाश का एक सबसे छोटा कण है, यानी मूल कण है, ठीक है। अगर पूछे प्रकाश का मूल कण क्या है तो फोटोन है। फोटोन क्या होता है, ऊर्जा का एक बंडल होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात आए कि प्रकाश जो होता है ये कैसा तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का तो उदाहरण है, लेकिन कैसा तरंग होता है, तो याद रखिएगा ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि इसका पानी में प्रकाश का चाल क्या होता है, ठीक है। तो पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड जो है इसकी इकाई है ना। अब यहाँ से बात आता है कि निर्वात में इसका क्या होता है चाल, ठीक है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि जो होता है निर्वात में गमन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों का आप याद रखिएगा, लेकिन ये आपका वीवीआई है, ठीक है, ये पूछ सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या तो फिर इनमें से सभी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में वो गमन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए आप कि ये जो दर्पण होता है ना, ये दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब ये जो गोलीय दर्पण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। अब कहता है कि यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण जो होता है ना, इसका उदाहरण आपका है जो घर में हम लोग चेहरा देखने के लिए ऐनक यानी शीशा का यूज करते हैं, वो आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है? तो पहले समझ लीजिए कि समतल दर्पण जो होता है कांच का एक भाग होता है। क्या होता है? कांच का एक भाग होता है जिसका एक सतह जो होता है ना वो चिकना होता है। जिधर से हम लोग फेस देखते हैं वो सतह क्या होता है? चिकना होता है। और जो दूसरा सतह इसका होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। कैसा होता है? पॉलिश किया हुआ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण वैसा कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग जो होता है चिकना होता है, दूसरा भाग पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से क्या कह रहा है वो समझिए कि समतल दर्पण जो होता है उसका प्रतिबिंब जो होता है ना, एकदम ध्यान से आप रखिएगा, इसका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होगा। और जब प्रतिबिंब आभासी हो तो वो प्रतिबिंब हमेशा जो है वो सीधा होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान देना, इसका तीन जो है गुण है प्रतिबिंब का। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। किसमें? समतल दर्पण में। इसीलिए हम लोग जितना बड़ा चेहरा को देखते हैं उतना ही बड़ा ऐनक में चेहरा दिखता है। ठीक है, बस सीधा सिंपल सा यही चीज को ठेठ भाषा में याद रखना है। अब यहाँ से जो बात आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या आता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है ये तीनों ना दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो काल्पनिक होगा, कि आभासी का मतलब ही होता है काल्पनिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ सकता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है, कोई मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ठीक है, इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है, ये है समतल दर्पण आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने हाइट का समतल दर्पण लेना होगा। तो जितना बड़ा वस्तु है उसकी आधी हाइट का आपको जो है वो दर्पण लेना होगा। जैसे आपकी हाइट 6 फीट है तो पूरा अपनी हाइट को देखने के लिए कितने हाइट का समतल दर्पण लेना होगा? तो 3 फीट के हाइट का समतल दर्पण लेना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है, 1+ होती है, या फिर अनंत होती है, या फिर -1 होती है? तो इसका ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी जो होता है ये अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा? आभासी होगा, सीधा होगा, बराबर होगा, है ना। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का है समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर। ठीक है, एक लड़का, समझना, समतल दर्पण से, मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक है,
ये क्या है, ये समतल दर्पण है। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ये जो लड़का है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? अब देखिए, हम बोले कि जितना दूरी पर ये खड़ा है, ठीक है, उतना ही यानी बराबर प्रतिबिंब बनता है इसमें। तो जितना दूरी पर लड़का इधर खड़ा है इतना ही दूरी पर तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर 100 मीटर, इधर 100 मीटर आपका हो गया, यानी दोनों मिला के 200 सेंटीमीटर हो गया। इधर 100 सेंटीमीटर की दूरी है, इधर भी 100 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसका पूरा दूरी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। कितने नियम हैं इसके? 2 नियम हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में और कुछ चीजें बात बता दें यहाँ पे, कि समतल दर्पण जो होती है ना, उसमें जो पॉलिश का परत जो चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है, ये अगर पूछे तो ध्यान रखना, ये तो या तो अल्मुनियम का चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है, या फिर चांदी का चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है कि समतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। कैसी दर्पण? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बता चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है और क्या बनता है? बराबर बनता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे, नहीं, यहाँ पे हम लोग सीधा बनता है ना, आभासी और सीधा, सॉरी उल्टा हो गया ना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है बराबर। चलिए आगे क्या है, कितने नियम है? तो 2 नियम है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आगे बहुत क्वेश्चन इसका मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अब काम नहीं चलने वाला है हम लोग को। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि ये जो होता है परावर्तन का जो नियम होता है ना, ये परावर्तन का नियम क्या है? मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है, ठीक है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक है। इसका एक भाग हम लोग जान रहे हैं कि पॉलिश किया हुआ होता है, पॉलिश कर दिए इस पर, है ना। अब यहाँ से क्या है कि सूर्य की किरण इस पर आई, टकराई, ठीक है। आने वाली जो किरण होती है, जो समतल दर्पण, पॉलिश किया हुआ दर्पण पर जो टकरा रही है, इसको कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। और टकरा कर जो वापस चली जाती है, इसी घटना को कहा जाता है आपका परावर्तन, ठीक है। आई समतल दर्पण से टकरा कर फिर वापस चली गई, है ना। तो ये जो टकरा कर वापस गई इसको कहा जाता है परावर्तित किरण, ठीक है। अब जिस बिंदु पर टकराता है इस बिंदु को कहा जाता है आपतन कोण, समझना, ठीक है। अब इस आपतन कोण से एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसको कहा जाता है अभिलंब, ठीक है। क्या कहा जाता है? अभिलंब, ध्यान देना। अब अभिलंब से आपतित किरण, ये जो है आपतन कोण, ठीक है, ये जो होता है ये कोण आई कहलाता है और ये कोण जो है ये आर कहलाता है। मतलब जितने कोण से आई वो आई और जितने कोण से गई वो आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझिए। अब यहाँ परावर्तन का जो नियम होता है वो कहता है कि 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण मतलब ए, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है समझो, आपतित किरण, अभिलंब मतलब ये वाला, और परावर्तित किरण, ये दोनों जो है एक ही तल में होगा, यानी तीनों जो है एक ही तल में होगा, ठीक है। और दूसरा कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये हमेशा बराबर होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। ये 2 नियम यही कहता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में समझो, वो क्या कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखो, जब आपतन कोण जो आया, ठीक है, आपतन कोण जितना कोण से आया और जितना कोण से गया उसको हम लोग इसको आई कह रहे थे, इसको आर कह रहे थे। तभी हम लोग क्या पढ़े कि आई बराबर आर होता है, यानी जब आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर भी लिखे, है ना। तो याद रखना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जितने कोण से प्रकाश आती है उतना ही कोण से वापस चली जाती है, ठीक है। अब ये जो है ना, यहां से यहां तक जो है कोण बनता है 90 डिग्री, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहां से यहां तक यानी अभिलंब एवं समतल दर्पण, ये जो अभिलंब है, ठीक है, और समतल दर्पण के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इधर भी वही हो जाएगा, अभिलंब और समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या वो पूछे वो समझिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे समझो इसको, यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये जो आपका कोण है ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो आई बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 30 कर देंगे, मतलब आई बराबर हो गया 60 डिग्री, है ना। अब आपसे पूछे कि ये जो है आर बराबर कितना होगा, तो आर बराबर कितना होगा हम पहले ही जानते हैं, जितना आई होगा उतना आर होगा। तो आई जो है वो 60 डिग्री है, तो आर जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पूछे तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? इधर 60 है तो 90 माइनस 60 कर देंगे, तो इधर जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, या फिर इसको ध्रुव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका फोकस। क्या कह रहा है वो समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी आई उधर से परावर्तन हुई, जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण यानी आने वाली किरण और परावर्तित किरण के बीच, ठीक है, क्या कह रहा है? 90 डिग्री का कोण बनता है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि परावर्तन कोण आपका क्या होगा? तो बताइए क्या हो सकता है? क्या यहाँ पे बोले? साइन आई बराबर साइन आर होता है। जब ये 90 डिग्री है, दोनों जब इक्वल होता है तो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। अभी आपको बताए गोलीय दर्पण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, परावर्तित रेखा कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य अक्ष कहते हैं। किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है वो समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी बातें की जा रही है वो बात की जा रही है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा, ये आगे बताएंगे, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मुख्य अक्ष कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कहाँ का बात पूछ रहा है? ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, जो मिलाने वाली रेखा रहेगी वो मुख्य अक्ष रहेगी। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, मतलब कौन सा दर्पण है? जो भी दर्पण है, ठीक है, यानी ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसका बाहर जो है ये है, ठीक है, पॉलिश है।
अब यहां से देखो, किसी भी लेंस का ये जो होता है ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां से यहां, मतलब यहां से यहां जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती, तो यही रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती, आधी होती, दुगुनी होती, तिगुनी होती, चौथाई होती है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कि वो आधी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से न्यूमेरिकल पूछता है। कोई भी गोलीय दर्पण है, ठीक है, अब गोलीय दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, है ना, इसकी फोकस दूरी जो होगी, ठीक है, क्या फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या जो है इसकी क्या होती है, ये आधी होती है। कौन आधी होती है, फोकस दूरी। यानी वक्रता त्रिज्या 2 अगर है तो फोकस दूरी 1 हो जाएगी। यानी देखो नाम से भी पता रखना, वक्रता और त्रिज्या ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, इसका आधा होगा फोकस दूरी है। ट्रिक के साथ यही चीज को याद रखना। तो वही कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, r बराबर 2f, f बराबर 2r, r बराबर f/2 हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन नहीं है, चलो इनमें से कोई नहीं, डी को ले लो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। अभी हम आपको बोले ना कि वक्रता त्रिज्या अगर कितना है, 2r है, तो f जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कह रहा है क्या संबंध है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, इधर चला आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 20 होगी, 10 होगी, 5 होगी, 40 होगी। तो इसका क्या होगा, हम जान रहे वक्रता त्रिज्या की आधा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे कि फोकस दूरी जो है क्या है, फोकस दूरी किसी की जो है वो कितना है, तो फोकस दूरी किसी का मान लेते हैं कि 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 32 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका दुगुना होगा। उल्टा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शायद यहाँ पे है भी, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या तो फिर 64 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी कह रहा है क्या होगी, फोकस दूरी आधा होती है वक्रता त्रिज्या का। अगला है, यदि f का मान, यहाँ पे f होगा, ठीक है, f का मान 12 है, यानी फोकस दूरी, f मतलब फोकस दूरी, ध्यान रखना। ठीक है, कहीं पे f भी लिख सकता है। फोकस दूरी 12 है तो r का मान क्या हो जाएगा, r मतलब वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ध्यान इसको देना है। अगला है, गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, आवर्धन का मान पूछ रहा है कि अगर धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, या फिर वास्तविक और आभासी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आभासी। ठीक है, यानी काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। अब यहाँ से बात आता है आवर्धन का मान। आवर्धन का मान क्या है, तो आवर्धन का मतलब ही होता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा दिख रही है। आवर्धन मतलब क्या होता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगी, काल्पनिक यानी आभासी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, धनात्मक मतलब इसका क्या है कि पॉजिटिव साइन होगा।
चलो अगला है, किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, ये एकदम गांठ बांध लेना इस चीज का कि अवतल दर्पण जो होगा उसकी फोकस दूरी जो होगी ना वो हमेशा क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, क्या होगा? फोकस दूरी उसकी हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ से अगर हम लोग आगे की ओर चले तो आगे क्या कह रहा है वो समझो। आगे यहाँ पे कह रहा है, अच्छा अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ये ऋणात्मक होती है, यही हम लोग देख रहे थे ना, ऋणात्मक होती है तो किसी का भी तो धनात्मक होता होगा। तो यहाँ से एक चीज को ध्यान रखना कि ये जो होता है ना गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है? तो गोलीय दर्पण जो होता है ना उसका अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है ये हमेशा निगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी बन सकता है ना? बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की। ठीक है, चलो आगे कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य होती, ऋणात्मक होती, धनात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन दोनों एक ही है, बस खाली पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, चलो कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, समतल तथा उत्तल होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल होगा। ठीक है, कैसे समतल होगा भाई? तो कह रहा है कि किसी दर्पण को वस्तु को कहीं भी रख दो। क्या बताए थे कि इसका जो समतल दर्पण होता है इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि इसमें जो है प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, है ना? अब यहाँ पे बराबर जैसे कह रहा है तुरंत एकदम जाओ समतल पे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बड़ा करके पूछा है, छोटा करके इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोगों को जो बताना है वो हमको थोड़ा सा यहाँ बताना है ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि दर्पण जो होता है समतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आभासी था प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सीधा था और बराबर था। ठीक है, अब आगे चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है? केवल समतल है, केवल अवतल है, केवल उत्तल है, या तो समतल या तो उत्तल है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब सीधा सदैव यानी हमेशा जो है ना वो सीधा बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा? वो आपका होगा केवल समतल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कैसा होगा? तो केवल समतल हो जाएगा। नहीं नहीं, समतल और उत्तल, अभी यही फंसाने का कोशिश हम कर रहे थे, क्योंकि सीधा जो है ना ये उत्तल में भी बनता है। ठीक है, तो याद रखना या तो समतल का हो सकता है या तो उत्तल का। अगर ये ऑप्शन ना रहे तब आप समतल पर जा सकते हैं। इस प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा दर्पण है जो आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, या फिर समतल दर्पण है, या फिर आपका परवलयिक दर्पण है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का समझ लो कैसा, आभासी रहता है, सीधा रहता है और छोटा रहता है। ठीक है,
ये समतल दर्पण में ये दोनों तो था, लेकिन ये तीसरा चेंज हो गया था, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ हम बताते हैं जो कि तुम लोग कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। देखो, दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस की पहले हम लोग बात कर ले, फिर हम लोग अवतल लेंस का बात करेंगे, है ना। सॉरी, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण का पहले बात करेंगे। चलो, उत्तल दर्पण जो होता है, अगर हम लोग बात करें इसके ऊपर, तो उत्तल दर्पण जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। अब क्या है कि उत्तल दर्पण क्या है, सबसे पहले गोलीय दर्पण का भाग होता है, जिसका बाहर का जो सतह होता है, यानी ये वाला सतह जो है ये बाहर वाला है, ठीक है। बाहर का सतह इसका उभरा होता है, ठीक है। ये सब भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। और कह रहा है कि अंदर का जो सतह होता है, मतलब ये वाला अंदर का सतह जो होता है ये पॉलिश होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दर्पण जो होता है उसका एक भाग पॉलिश किया हुआ होता है, एक भाग चमकीला होता है, ठीक है। अब कहता है कि ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, जो भी सूर्य के प्रकाश से किरणें जो आ रही है, इस किरण को क्या ये करता है कि चारों तरफ जो है ना ये फैला देता है। ये क्या करता है? चारों तरफ इस किरण को फैला देता है। इसीलिए ये जो है ना उत्तल दर्पण, उसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ध्यान देना। कैसा दर्पण कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण होता है प्रकाश को बिखेर देता है, बड़ा रूप में आता है और उसको छोटा रूप में क्या करता है? पूरे बिखेर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब चलो बात करें अगर हम लोग इसका, कि ये जो है ना उत्तल दर्पण, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी उपयोग इसका कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसका उपयोग जो है आपका स्कूटर हो गया, ध्यान रखना, कार हो गया या बस हो गया, इस तीनों यानी 4 व्हीलर सब जो होता है उसमें जो पीछे का वाहन देखने के लिए होता है ना, पीछे वाहन देखने के लिए जो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण का ही बना होता है, ठीक है। जिसको हम लोग साइड मिरर के रूप में या तो फिर रियर व्यू मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, साइड मिरर जो होता है ना, जो पीछे देखने के लिए मिरर जो होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। स्ट्रीट लैंप जो होता है, ठीक है, स्ट्रीट लैंप जो सड़कों पर लगाया जाता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ध्यान रखना, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो ये दोनों चीज याद रखना, ये वाला बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहां से बात क्या आता है कि उत्तल दर्पण जो है ना, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको समझने के लिए अगर हम लोग बात करें तो कुछ शब्द है। जैसे शब्द क्या है? एक आपका वक्रता त्रिज्या रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? वक्रता त्रिज्या रहेगा, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एक आपका ध्रुव होगा जिसको पी से डिनोट करते हैं। और क्या कह सकते हैं? बस 2 चीज आप याद रखिए, एक एफ रहेगा जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बाहर पॉलिश रहेगा, है ना, अंदर जो है ये गुफा जैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जो है इस पर एक किरण आ रही है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, यही ना मुख्य अक्ष है, जो किरण आ रही है ये मुख्य अक्ष है। अब देखो ये जो है इसका पी यानी ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, किसका? गोलीय दर्पण का हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ केवल उत्तल दर्पण की बात नहीं, यानी उत्तल अवतल दोनों की बात कर रहे हैं। और ये जो हो गया ये क्या हो गया? आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो जब भी हम सी की बात करेंगे समझना कि वक्रता केंद्र, एफ की बात करेंगे तो फोकस, और पी की बात करेंगे तो ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ से पूछता है कि किसी वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किसी वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सारा एक ही डायग्राम में आंसर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पे समझो किसका हम लोग पढ़ रहे थे? उत्तल दर्पण का, है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं।
उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है वो समझो। एक उत्तल दर्पण है, इसका बाहरी भाग जो होता है उभरा होता है, हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। समझो, इधर से किरण आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, एक जो जगह है वो है आपका अनंत, इन्फिनिट का चिन्ह यही होता है, यानी कहीं भी हम रख सकते हैं, है ना। इन्फिनाइट ये है अनंत। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो है आपका जहाँ पे मिल रहा है दोनों, ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, फोकस यानी एफ है, और ये जो है सी है यानी वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पे समझो, अब अगर आपसे पूछे कि अगर हम किसी वस्तु को, सबसे पहले ये चीज जानो कि उत्तल दर्पण अगर रहेगा तो इसमें दो स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें दो स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। केवल दो स्थिति होता है। दो स्थिति क्या होता है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें अगर हम अनंत पर किसी वस्तु को रखें, मान लेते हैं कि इस वस्तु को हम यहाँ रखें अनंत पर, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और फोकस पर बनेगा, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखो, इस साइड बनता तो दर्पण साइड ही था, अब इस साइड ना बनकर इस साइड बना तो दर्पण के पीछे बन गया। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कौन सा दर्पण है जिसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो एक स्थिति है कि वस्तु को हम अनंत पर रखें तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। और दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, दूसरा स्थिति है कि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हम इसको रखें वस्तु को, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी ये बन सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना, किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है। यहाँ पे एक नोट के रूप में हम लिख दे रहे हैं क्योंकि डायग्राम से तो बहुत पढ़ा हुआ है। अगर अनंत पे हम रखे हैं तो दर्पण के पीछे, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में, ठीक है। और बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा, ठीक है। दूसरा बात, आकार क्या होगा, तो आकार जो है ये बहुत ही छोटा होगा, बिंदु आकार का कह सकते हैं, ठीक है। कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। आभासी होगा तो सीधा इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो सीधा होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक पहला स्थिति था। दूसरा स्थिति, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पे भी अगर रखे, ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, ये ध्रुव और फोकस के बीच कहीं पे भी बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे ही बनेगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, आभासी और सीधा, वही यहाँ पे पूछ रहा है, आभासी और सीधा, और वस्तु की आकार का बहुत छोटा बनेगा तो वो उत्तल दर्पण होगा। एकदम गांठ बांध लेना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से बात आता है कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल जो दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी यानी एफ जो होती है ये धनात्मक होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, धनात्मक, यानी प्लस साइन इसका होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे अवतल का क्या होता है, तो अवतल दूरी, अवतल दर्पण का फोकस जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होती है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि दर्पण का सूत्र क्या है, तो ध्यान रखना 1F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। ये बहुत पूछता है। F बराबर फोकस दूरी है, V बराबर प्रतिबिंब है और U बराबर वस्तु की दूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो आगे अब हम लोग चलेंगे तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अब इससे जो देखो जो भी उत्तल दर्पण से क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे कौन स्थिति में रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो ध्यान रखना इसमें दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है ये बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में तो देख लिए बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। और यही था समतल दर्पण में, क्या आभासी सीधा रहेगा लेकिन इक्वल रहेगा। चलो आगे क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी वास्तविक ए बी दोनों, किसी प्रकार का नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों प्रकार का अवतल दर्पण है। हाँ, आभासी वास्तविक दोनों हो सकता है, अभी इसका डायग्राम बताएंगे, ठीक है। चलो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं इसका। उत्तल दर्पण तो बता चुके हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में किस वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करेंगे ना तो इसमें जो है 6 स्थिति में आपका प्रतिबिंब जो है बनता है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो P यानी ध्रुव, F यानी फोकस, ठीक है, C यानी वक्रता केंद्र, और ये जो है इन्फिनाइट यानी अनंत है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखना कि इसमें बता चुके हैं कि 6 स्थिति उत्पन्न होती है प्रतिबिंब के लिए, जिसमें से 5 स्थिति जो है ये दर्पण के साइड ही बनेगा और एक स्थिति जो है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो क्या है, अगर हम किसी वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पर रखेंगे तो इसका जो है वो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आपका कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यानी अनंत पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, यहाँ पे आपको प्रतिबिंब दिखेगा। यही आपसे पूछ सकता है लैंग्वेज में कि कोई अवतल दर्पण है उसमें अनंत पर वस्तु रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ट्रिक से समझो, ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे जैसे अनंत से हम लोग फोकस की ओर जाएंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है ना वो भी आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। वस्तु की प्रतिबिंब जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो है इमेज जो है वस्तु की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अब कैसे बढ़ेगा इसको समझना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको समझना। सबसे पहला कंडीशन क्या है, वस्तु को हम रख दिए अनंत पर, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा और एकदम छोटा आकार का होगा, एकदम बिंदु के आकार का, ठीक है। कैसा बना, क्योंकि दर्पण के साइड ही बना है तो ये वास्तविक बनेगा, ये ध्यान देना, ठीक है, वास्तविक बनेगा। वास्तविक है तो उसका पीछा कौन नहीं छोड़ेगा, उल्टा नहीं छोड़ेगा, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। अब दूसरा कहता है कि कोई भी वस्तु है उसको वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र से परे रखे, ठीक है, वक्रता केंद्र से कहाँ पे रखे, परे रखे। यानी दूसरा स्थिति जो है ये समझो ना कि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र से परे, यानी परे कहने का मतलब है बीच में, यानी यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक है, तब कहाँ बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तब इसका स्थिति जो है यानी प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो कह रहा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है। देखो वस्तु इधर जा रही है, प्रतिबिंब इधर आ रही है। अब ये क्या होगा, ये तो बहुत छोटा होगा लेकिन ये प्रतिबिंब जो है ये छोटा होगा, ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, ये बहुत प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा क्योंकि इसी साइड है। तीसरा स्थिति क्या है, ये तो दूसरा स्थिति था। तीसरा स्थिति है कि अगर इमेज को हम वक्रता केंद्र पर रखें, ठीक है, तब इसका जो है वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। और कैसा बनेगा, जब एक ही जगह बन जाएगा तो समान बनेगा। तो डायग्राम इसी तरह से बना लेना, PFC करके अनंत करके, और इधर वस्तु चलता जाएगा और इधर प्रतिबिंब बनता चला आएगा, ठीक है। चौथा स्थिति है कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में, अब यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, वस्तु को, तब वक्रता केंद्र के परे बनेगा। मतलब ये जो वक्रता केंद्र है ना, ये जो वक्रता केंद्र है इसके परे, मतलब इधर साइड कहीं पे बनेगा,
ठीक है। और ये कैसा होगा, विवर्धित मतलब बड़ा होगा, ठीक है। कैसा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविक उल्टा उसी में होगा जब दर्पण के साइड ही बनेगा, ठीक है। तब अब कहता अगर हम फोकस पर रखे, पांचवा स्थिति यहाँ है, अगर फोकस पर रख दिए, ठीक है, तब कहाँ बनेगा, तब ये अनंत पर आकर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, इधर ही आना है ना, अनंत पे बनेगा। अब क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, ये जो होगा ना बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। देखो इधर से एकदम छोटा बनते आ रहा है, इधर जाके बड़ा हो जा रहा है। कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा। छठा स्थिति जो है वो छठा स्थिति कहता है अगर ध्रुव और फोकस के बीच में इमेज को रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे वस्तु को अगर हम रख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये विवर्धित मतलब बड़ा होगा और दर्पण से पीछे यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्या होगा, पीछे बन रहा है, मतलब पीछे बना तो आभासी हो जाएगा, आभासी है तो इसका साथी कौन है, सीधा है, तो ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह करके कुछ पूछ सकता है आपसे, ये चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका चार्ट जो है नहीं होगा तो थोड़ा सा कहीं पे दे देंगे, भी देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, उल्टा, आवर्धित, वास्तविक या फिर सीधा होगा। अभी अब बता चुके हैं, अब उतना ज़्यादा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है, सीधा और आभासी। याद रखना, एकदम गांठ बांध लो, सीधा, आभासी और छोटा होता है। ये किसका है, ये उत्तल दर्पण का है, ठीक है। और अगर समतल दर्पण की बात करेंगे तो यही होगा, बस खाली यहाँ बराबर हो जाएगा। चलो आगे करा, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। तो इसका राइट आंसर होगा गाड़ी के साइड मिरर में, अभी आपको हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। अभी आपको हम क्या बताएं, अवतल दर्पण की बात बोल रहा है ना, सीधा और आवर्धित कह रहा है, तो वस्तु को कहाँ रखा गया होगा आप खुद समझिए। तो ध्रुव और फोकस के बीच में। अभी आपको बताए ना कि ये जो है ना, ये क्या कह रहा है, ये आपका ध्रुव है और ये फोकस है, इस बीच में कहीं पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका जाकर पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो वो आभासी हो जाएगा, है ना, और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो वस्तु जो है आवर्धित, आवर्धित मतलब कितना बड़ा दिख रहा है, और वो क्या होगा, सीधा, यानी आभासी जहीं पे है वहीं पे ध्यान रखना सीधा होगा, ठीक है। वास्तविक जहाँ पे है वहाँ पे उल्टा होगा। आगे कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। जो हम लोग दाढ़ी उड़ी बनाते हैं सैलून में जाकर नाई के पास ना, वो कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। दर्पण का सूत्र क्या है आपको बता चुके हैं, दर्पण का सूत्र क्या है एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए समझिएगा। यहाँ से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि दर्पण का सूत्र जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब जहीं भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, गोलीय लेंस में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से जो है ना लेंस की बातें आ गई, ठीक है। चलो लेंस को हम लोग इसी तरह से समझ लेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, शून्य होती, धनात्मक होती, ऋणात्मक होती, इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा पॉजिटिव होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है, क्या होती है। और अभी आपको दर्पण का बताएं, दर्पण का अलग याद रखिएगा, लेंस का अलग याद रखिएगा। देखिए हम एक जगह यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, इधर दर्पण है फोकस दूरी का और इधर लेंस है, ठीक है। दर्पण जो है 2 प्रकार का गोलीय दर्पण, उत्तल होता है और अवतल। खैर इस सब का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे यही समझिए कि ये जो दर्पण है ना, इसमें अवतल दर्पण जो है, ठीक है, उसका फोकस दूरी जो होती है वो माइनस होती है, यानी निगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यही लेंस में क्या हो जाएगा कि लेंस में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल की कह रहा है।
तो इसमें जो है उत्तल जो होगा ना, इसकी जो फोकस दूरी आपकी होगी ये धनात्मक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी, है ना। क्या कह रहा है? धनात्मक। और अवतल जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब कुछ इसी प्रकार का है ना, जो आपका दर्पण में है वही आपका क्या है? लेंस में है। फोकस दूरी जो है वही है, ठीक है। ध्यान, अवतल दर्पण का भी निगेटिव, अवतल लेंस का भी निगेटिव, उत्तल का पॉजिटिव, दर्पण का, उत्तल लेंस का भी पॉजिटिव। चलिए आगे कह रहा है लेंस में कितने मुख्य फोकस और कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। अभी बताएंगे इसके बारे में पूरा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कह रहा है वो समझिएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए कि अवतल और उत्तल, ठीक है, अवतल और उत्तल जो दर्पण होता है उसमें वस्तु की दूरी जो होती है, क्योंकि सब बता दिए तो इसको भी देख रहे, वस्तु की दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है दोनों में, और फोकस दूरी जो होती है वो अवतल में निगेटिव, उत्तल में पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती? फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से, वक्रता केंद्र या फिर ध्रुव? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र से। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की जो किरण होती है वो अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्र करता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यह प्रकाश की किरणें को सीधी रेखा में भेजता है, यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, ठीक है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। अब लेंस की बात करेंगे, है ना। उत्तल लेंस जो होता है ना उसको कौन सा लेंस कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभिसारी लेंस। अब अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की जो भी किरणें आती है ना उसको एक जगह जमा कर देता है, इसीलिए अभिसारी। और अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करेंगे कि इसको कौन सा लेंस कहा जाता है, तो इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी किरणें जो आ रही है सूर्य के प्रकाश से उसको जिधर तिधर बिखेर देती है दिशा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हम लोगों का है वो क्वेश्चन है विशालक शीशा होता है। विशालक मतलब बड़ा शीशा होता है अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा अवतल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा अवतल, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा जैसे फंसाने वाला काम क्या किया है वो देखिए। अब अवतल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा, तो यहाँ से जो है ना ये आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस में बड़ा बनता है, विशाल शीशा बनता है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अभी बताएंगे, यहीं पे बताएंगे, समझिएगा। किस प्रकार के लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस, उत्तलावतल, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। अभी हम लोग विशाल शीशा देख लिए, किसमें बनता है? उत्तल लेंस में। अब यहाँ से थोड़ा जो है ना लेंस को समझ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। देखिए लेंस जो होता है वो क्या होता है? तो लेंस जो होता है ऐसा पारदर्शी गोला का एक भाग होता है, पारदर्शी गोला। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एक भाग जो होता था चिकना और एक पॉलिश, लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जो कि पारदर्शी होता है, दोनों सिरा मतलब दोनों साइड, ठीक है। यदि लेंस के टुकड़ा, लेंस को अगर टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा भी लेंस की भांति काम करेगा।
अब लेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, समझना। अवतल लेंस जो होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस प्रकार का, अगर कटिंग करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, इसका ये जो बाहर वाला भाग होता है ये पॉलिश नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, समझना। ठीक है, क्योंकि लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस का दोनों भाग जो है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब दोनों साइड जो है किरणें जो है ना वो क्या होगी, आएंगी। ठीक है, अब कहता है कि जो मोटा लेंस होगा वो किरण को दूर तक नहीं भेजेगा, पतला लेंस जो होगा किरण को दूर तक भेजेगा। अतः दूर तक भेजने के लिए पतला लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, और नज़दीक तक किरण भेजने के लिए मोटा लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ से आता है कि उत्तल लेंस का कितने प्रकार हैं, ठीक है, और अवतल लेंस के कितने प्रकार हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो इसके भी 3 प्रकार हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला जो है ये है उभयोत्तल लेंस, दूसरा है उत्तलावतल लेंस, और तीसरा है समतल। ठीक है, समतल उत्तल लेंस। अब यहाँ पे देखो, ये जो उभयोत्तल लेंस होगा ना इसके बारे में समझो, क्योंकि यहाँ से जो है ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो आपका उभयोत्तल लेंस होगा इसमें जो है ना 2 उत्तल लेंस को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। कौन सा, 2 उत्तल लेंस को। ठीक है, और उत्तलावतल जो है इसमें जो है एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस को जोड़कर बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और समतल उत्तल तो यहाँ नाम से ही पता चलता है, एक समतल रहेगा और एक जो है उत्तल लेंस जोड़कर यहाँ बनाया जाता है। अब अवतल लेंस के 3 प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार कौन है, तो इसका भी 3 प्रकार जो है वो समझ लीजिए। एक है उभयावतल लेंस, दूसरा है समतल अवतल लेंस, और तीसरा है उत्तलावतल लेंस। ठीक है, उभयावतल लेंस जो है उसमें आपस में जो है ना 2 अवतल लेंस को जोड़ दिया जाता है। कौन सा, 2 अवतल लेंस को। ठीक है, और इसमें तो समतल हो जाएगा एक और दूसरा हो जाएगा अवतल, यानी समतल और उत्तल, समतल प्लस उत्तल 2 लेंस को जोड़कर बनाया जाता है। और तीसरा जो है उत्तलावतल है, मतलब एक उत्तल लेंस होगा और एक अवतल लेंस को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कहता है कि ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पे समझना किसके बारे में बात किया जा रहा था। हाँ, यहाँ पे देखो लेंस भी जो होगा ये 2 प्रकार के हम लोग हैं, जान लिए हैं कि उत्तल होता है और अवतल होता है। सबसे पहले उत्तल लेंस जो होता है इसमें किस प्रकार की स्थिति बनती है इसके बारे में बात करेंगे, फिर अवतल लेंस। देखो कहता है कि उत्तल लेंस जो होता है एक ऐसा लेंस होता है, ठीक है, जिसके मध्य भाग जो होता है ना इसका मोटा होता है। देखिए मध्य भाग जो है ये मोटा है और किनारे जो है इसका पतला होता है। ठीक है, किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो लेंस होता है, ठीक है, जो भी किरण आती है उस किरण को क्या करता है, ये एक जगह लाकर जमा कर देता है। मान लो कि इधर से किरण आई, ठीक है, सूर्य का किरण, सबको ले जाकर यहाँ पे जमा कर दिया। ठीक है, अब जमा कर दिया इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि किरणें को एकत्रित कर देता है एक जगह पर। कहाँ पे करता है, तो फोकस पर आकर जो है एकत्रित कर देता है, ये बिंदु फोकस है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो उत्तल लेंस जो होता है ना उसका प्रयोग जो होता है आपका वो होता है माइक्रोस्कोप में। कहाँ पे, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, सब यहीं पे बता दे रहे हैं। ठीक है, कैमरा का जो लेंस होता है सब उत्तल लेंस होता है। ठीक है,
आगे अगर हम लोग बात करें कि मनुष्य का जो आंख है यानी नेत्र है, ये भी व्यवहार कैसा करता है, तो उत्तल लेंस की जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, कैसा व्यवहार करता है लेंस हम लोगों का, नेत्र, तो उत्तल लेंस की ओर। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे हम लोगों को ये बात करना है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे समझना, ये है उत्तल लेंस। मेन प्रतिबिंब से क्वेश्चन आता है जो बच्चा नहीं बना पाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका बीच का स्थान है। ठीक है, इधर से क्या है, ये जो गुजर रही है ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। समझना, यहाँ पे थोड़ा लिखने में परेशानी है। ठीक है, देखो लेंस जो होता है, सबसे पहले बोले कि इसका दोनों भाग जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, दर्पण और लेंस में यही डिफरेंस है, उसका एक भाग चिकना और एक पॉलिश, इसका एक भाग जो है, इसका दोनों भाग जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब लेंस में क्या होगा कि लेफ्ट और राइट, इधर लेफ्ट हो गया इधर राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों साइड इसका लेफ्ट प्लस राइट, दोनों साइड इसका फोकस होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, दर्पण का एक भाग पॉलिश होता था। ठीक है, किरण एक तरफ ही आती थी, इसीलिए क्या है कि एक साइड फोकस होता था, लेकिन यहाँ दोनों साइड, क्योंकि ये पारदर्शी होता है, दोनों साइड से किरणें आ सकती है। ठीक है, दोनों साइड इसका फोकस होगा, और इस फोकस को हम लोग F1 और F2 से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बात, दर्पण में वक्रता केंद्र, ठीक है, कहते हैं, लेंस में भी वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन इसको जो है ना, वक्रता केंद्र को लेंस में 2F से हम लोग डिनोट करते हैं। किसको, जहां 2F लिखा है मतलब वो वक्रता केंद्र है, क्योंकि इसकी जो दूरी होती है ना, फोकस दूरी से दुगुनी होती है, फोकस दूरी से दुगुनी होती है, इसलिए 2F कहते हैं हम लोग, ध्यान देना। चलो आगे अगर हम लोग बात करें तो अब जो है ये वक्रता केंद्र भी जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, यहां से समझना कि यहाँ पे वक्रता केंद्र 2 होगी, फोकस 2 होगी। अब यहाँ से इस चित्र में समझो, वस्तु को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, प्रतिबिंब जो है यानी वस्तु जो होगा ये लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, किधर साइड में, लेफ्ट साइड में। प्रतिबिंब जो है वो किधर बनेगा, राइट साइड में प्रतिबिंब बनेगा, ये समझना। ठीक है, किस में, उत्तल लेंस में। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस की पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो उत्तल लेंस है इसमें 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। अब याद करो किसमें 6 स्थिति में प्रतिबिंब बना था, अवतल दर्पण में, यानी ये जो उत्तल दर्पण है ना, कुछ उत्तल जो लेंस में प्रतिबिंब बनता है किसके जैसा, तो अवतल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब कुछ बनता है। वहां भी 6 स्थिति, यहाँ पे भी 6 स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि ये जो है इन्फिनाइट यानी अनंत है, तो अनंत यहाँ पे भी होगा, बोलेन इसका दोनों साइड बनेगा। यहाँ पे आपका जो है अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है आपका F1 यहाँ पे यानी फोकस 1 और फोकस जो है 2, फोकस 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे समझना है, ये इन्फिनाइट है। ठीक है, ये नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 2F2 और ये जो आपका हो जाएगा ये 2F1, यानी वक्रता केंद्र 1 वक्रता केंद्र 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जब भी वस्तु को रखेंगे तो लेफ्ट साइड यानी वस्तु इधर रखा जाएगा इस साइड में, और इधर जो है बनेगा क्या, तो इधर बनेगा आपका प्रतिबिंब। देखो वस्तु को अगर पहला स्थिति, 6 स्थिति बोले, पहला स्थिति जो है मान लो कि यहाँ हम रखते हैं वस्तु को, यानी इन्फिनाइट पे रखते हैं। ठीक है, कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनाइट पे यानी अनंत पे। समझना, अनंत पे अगर रखते हैं तो इसकी जो प्रतिबिंब में जो है वो कहाँ बनेगी, वो आपका फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, मतलब यहाँ पे कुछ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी पहला प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। अब देखो ये जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, समझना, ये प्रतिबिंब जो होगा ये बहुत ही छोटा होगा। अब
प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। अब यहां से समझना, जहीं वास्तविक वहीं उल्टा। उत्तल लेंस में कैसा? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर 2f2 से परे रखते हैं, किससे कह रहा है कि 2f2 से परे अगर प्रतिबिंब हम रखते हैं, नहीं वस्तु को रखते हैं, यही ना, वस्तु को मान लो कि यहाँ पे रखे अब हम, ठीक है, यहाँ पे, यानी दूसरा केस ये है, हम यहाँ पे अगर रखे तो ये जो है ये किधर खिसकेगा? एक तो यहाँ पे बन चुका था, ठीक है, F2 पे, अब ये किधर बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में, यानी यहाँ पे कहीं बनेगा। यानी ये दिख रहा है कि इधर से इधर खिसकते हुए जा रहा है प्रतिबिंब, और ये जो है कुछ छोटा बनेगा, ये अत्यधिक छोटा बनेगा, ये जो है कुछ छोटा बनेगा, ठीक है। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अब यहाँ पे देखो, तीसरा स्थिति है कि 2F1 पर अगर रखे हम, तीसरा स्थिति कह रहा है कि अगर 2F1 पर अगर हम रखें, ठीक है, किसके ऊपर रखें? 2F1 पर अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? यानी यहाँ पे रखते हैं, इससे परे ये था, ठीक है। तीसरा कंडीशन में अगर 2F1 पे रखते हैं हम, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? तो 2F2 पर बनेगा कुछ, या इस पर बनेगा ये, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम में ये मिस्टेक हो रहा है, उसको समझना। इस पर बनेगा और कैसा होगा? इक्वल आकार का होगा। तीसरा में जो है इक्वल आकार का होगा। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अब चौथा स्थिति है कि 2F1 और F2 के बीच, 2F1 और F2 के बीच, सॉरी F1 के बीच, यानी यहाँ पे कहीं पे अगर हम रखते हैं चौथा स्थिति में, तो प्रतिबिंब 2F2 के परे, मतलब इसके बाद कहीं पे बनेगा, है ना। और ये क्या है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। F1 पर अगर पांचवा स्थिति है कि यहाँ पे अगर रखे तो वो अनंत पर जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब कहता है कि एक स्थिति बच गया जो F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कहीं पे अगर हम वस्तु को अगर रखते हैं तो वस्तु के तरफ ही प्रतिबिंब, मतलब इधर साइड ही प्रतिबिंब बनेगी, यानी 5 एक साइड, एक एक साइड, ठीक है। तो ये बड़ा प्रतिबिंब होगा और वस्तु के साइड है, इसीलिए आभासी और ये सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो बस एक ही चीज याद रखना उत्तल लेंस में कि F1 और O यानी ऑप्टिकल बिंदु के बीच में अगर हम वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण की साइड ही बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये 6 कंडीशन होता है उत्तल लेंस में, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था। अब यहाँ से क्या कहता है वो समझो कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। फोकस F और 2F के बीच, यहाँ पे कुछ ना मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, 2F ही मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। 2F के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, या तो फिर हो जाएगा ये 2F होगा, ठीक है, 2F पर। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी बताएं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, तभी जो है दर्पण के साइड बन रहा था, तो दर्पण के साइड बनेगा तो सीधा होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा, ठीक है। उत्तल लेंस अभी 6 वो स्थिति, 5 स्थिति एक साइड, एक स्थिति एक साइड। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है F पर, लेंस और फोकस के बीच, F और 2F के बीच, या फिर 2F और अनंत के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। F और 2F के बीच रहेगा तो वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब होता है, मतलब बड़ा। किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। क्योंकि देखिए आभासी सीधा जो है ना, ये और वस्तु से आकार में छोटा कह रहा है, ये तो बड़ा बनाता था उत्तल लेंस ना, तो छोटा है मतलब अवतल लेंस होगा, ठीक है।
कह रहा अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, समान होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा होता है। देखिए उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसकी दो स्थिति होती है, याद कीजिए उत्तल दर्पण की, ठीक है। जो वहां पे उत्तल दर्पण में बन रहा था, यहाँ पे अवतल लेंस में बनेगा, ठीक है। अब देखिए दो स्थिति जो होती है वो क्या होती है वो समझना। अवतल लेंस की अब हम बात करेंगे, ठीक है। किसकी? अवतल लेंस की। अवतल लेंस में कितने स्थिति? दो स्थिति प्रतिबिंब की। मान लेते हैं कि ये जो है ना अवतल दर्पण है, ठीक है। मुख्य अक्ष जा रही है, मुख्य अक्ष जा रही है, ये अनंत है, ठीक है। ये दोनों के बीच 2f1 है, यानी वक्रता केंद्र 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? f1 है, मतलब फोकस 1 है, ठीक है। अब एक स्थिति जो होगी ना, वो स्थिति होगी कि अगर वस्तु का हम वस्तु यहाँ पे रखते हैं अनंत पर, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है ना कहाँ पे बनेगा? तो फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब। पहला स्थिति यही है, फोकस पे बनेगा, एकदम बिंदु आकार का ये बनेगा, इसीलिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब छोटा होता है, ठीक है। अब कैसा बनेगा? दर्पण के साइड ही बन रहा है ना। किधर बन रहा है? ये दर्पण के साइड बन रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आभासी होगा। आभासी होगा तो सीधा इसका साथ नहीं छोड़ेगा और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, ये पहला स्थिति। दूसरा स्थिति इसमें क्या है? तो दूसरा स्थिति है कि अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र, यानी ये जो होता है ना लेंस का प्रकाशिक बिंदु होता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे अगर हम रखें वस्तु को, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ पे कहीं पे इसका प्रतिबिंब आपका बन सकता है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। इधर साइड ही बन रहा है तो आभासी और सीधा होगा, दर्पण साइड बन रहा है मतलब आभासी और सीधा, तो दो ही स्थिति इसका होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला है अवतल लेंस में समझ गए कैसा बनता है? छोटा बनता है। उत्तल लेंस रहेगा तो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला है अवतल लेंस द्वारा किस वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस की बात कर रहा है, आभासी वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आभासी, और जहीं आभासी रहे वहीं क्या होगा? सीधा। वास्तविक रहे वहीं क्या होगा? उल्टा। तो ये समझ में बहुत ज्यादा बार, लगातार 10 बार कंटिन्यू देखो, याद हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, ठीक है। जल का प्रयोग करते हैं, कांच का करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं, मिट्टी का नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ठीक है, मतलब समान साइज का। तो अभी क्या बताए थे? उत्तल लेंस अगर रहा और समान साइज का होगा तो हम प्रतिबिंब को कहाँ पे रखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? 2f2 पर रखेंगे प्रतिबिंब को, ठीक है। तब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f2 पर बनेगा और वो कैसा होगा? समान साइज का होगा। तो कहाँ रखेंगे इसको? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा फोकस दुगुनी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर अगर हम रखेंगे, ठीक है, 2f2 यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे तो समान आकार का प्राप्त होगा। किसमें? उत्तल लेंस में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। छोटा अक्षर को पढ़ना है तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है व्यतिकरण, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, मान लेते हैं
यहीं पे इसको समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना अपवर्तन जो है ये आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा अपवर्तन क्या है। तो कह रहा है, हम लोग जो परिभाषा पढ़े हैं वो क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वो रास्ता से भटक जाती है, यानी विचलित हो जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कि मान लो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इस साइड हम मान लेते हैं कि विरल माध्यम है और इस साइड सघन माध्यम है। माध्यम अलग हो गया ना, क्योंकि एक माध्यम से आ रही है दूसरे माध्यम जा रही है, ठीक है। तो एक माध्यम मान लेते हैं ये हो गया, दूसरा माध्यम ए हो गया, ठीक है। अब देखो किरण जो आई, यानी आने वाली किरण कैसी किरण, आपतित किरण होती है, ठीक है। और जो किरण जो है टकरा कर विचलित हुई वो किरण जो है अपवर्तित। तो देखिए ये जो है ये अभिलंब है आपका, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। इस किरण को इधर आई तो इसको जो है इधर जाना चाहिए था, ठीक है, इधर जाना चाहिए था ना। अब ये क्या है, अपने पथ से ये मुड़ जाती है, ठीक है, अपने पथ से ये क्या हो रही है, मुड़ जा रही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ना ये कह रहा है अपवर्तन का सबसे पहले नियम याद है ना, दो होता है, आपतित किरण, अपवर्तित और आपतन, दोनों तीनों जो है एक तल में होगा, साइन आई बराबर साइन आर। अब इस किरण को क्या था, ऐसे जाना था, लेकिन ये किरण जो है ये किधर हो जा रही है, अपने पथ से ये विचलित हो जा रही है, ये कुछ ऐसे हो जा रही है, ठीक है, यानी इस रास्ते में जाना था इधर वो चली गई, क्योंकि वो एक माध्यम से आ रही है दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसका पथ जो है ये विचलित हो जा रहा है, ठीक है। अगला है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती, तरंगदैर्घ्य, वेग या तो फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में भौतिक राशि आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। कितने नियम हैं तो अभी बता चुके हैं कि अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना, ये क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। चलो यह अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अविलंब के समांतर, अविलंब की ओर, अविलंब से दूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अभिलंब की ओर, ठीक है। यहाँ पे समझना हवा से कांच की बातें की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, हवा से कांच की बात की जा रही है। अब इस चीज को समझने का बात ये करो, हवा से कांच की ओर की बात की जा रही है। सबसे पहले हवा को याद रखना, गैस को याद रखना और निर्वात, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है विरल माध्यम का, ठीक है, किसका है, विरल। और कांच जो है ये सघन माध्यम है। कांच को एकदम हमेशा याद रखना कि ये क्या है, ये सघन माध्यम है। यानी हवा से कांच में जाती है, यानी हवा यानी विरल से कहाँ जा रही है, विरल से जा रही, मान लो कि ये है, इधर विरल है, ठीक है, और इधर सघन है, यानी हवा से कांच में जा रही है ना, यहाँ पे हवा है। अब इधर से जब आएगी तो ये जो है ये किधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई, यही यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ से कहता है दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, क्या कह रहा है कि हवा से कांच में प्रवेश करती है तो जो है वह किस ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये किस ओर मुड़ जाती है, ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि जल से हवा में जाएगी, जल से अगर हवा में जाएगी तो ये किधर चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है। जल से हवा में गया तो अभिलंब से दूर चला जाएगा, ये ध्यान रखना। हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर, और कह रहा है कि जल से आपका कहाँ, कह रहा था कि जल से अगर आपका कांच की ओर जाएगी तो अभिलंब के निकट होगी, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, इसीलिए हीरा चमकता है, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ज़्यादा चमकेगा। आगे कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है उसका मान क्या होता है, अपवर्तनांक का यहाँ पे मान पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
तो अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, इसका समझ लीजिएगा, ये लिखने में दिक्कत हो रहा था इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं। साइन आई बराबर होता है साइन आर, ठीक है, क्या होता है, साइन आर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम जो होता है वो साइन आई बराबर साइन आर होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल जो होती है वो मुड़ा होने की घटना का परिणाम क्या है। प्रकाश का व्यतीत है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानी में अगर हम किसी पेंसिल को डुबाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा हमको। क्यों दिखाई देगा, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अब कहता है कि पानी में हम सिक्का डाले हैं, ठीक है, इस पानी में मान लेते हैं हम सिक्का डाले हैं, तो ये भी कुछ मुड़ा प्रतीत होगा। क्यों, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे सिक्का हम पूछे या तो डूबा हुआ पेंसिल पूछे, ये मुड़ा दिख रहा है, मतलब अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलो आगे कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। मीटर है, डायोप्टर है, सेंटीमीटर है, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं, इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। 5D -5D -2D 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ये आपका होगा माइनस नहीं, केवल 2D, ठीक है, सी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो है इसका फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता 2D हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा विवर्तन, ठीक है। अवरोध के किनारों से मुड़ जाना जो होता है ये क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। एक यहाँ पे समझिएगा, एक दीवार है, ठीक है, इधर से जो है किरण आ रही है प्रकाश की, और प्रकाश से जब आ रही बहुत सूक्ष्म छिद्र के साथ वो टकरा कर थोड़ा सा जो है ना मुड़ जाती है, ठीक है, इसी घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। चलिए अगला है जब किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वही रहेगी, घट जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए किसी लेंस को पानी में नहीं डुबाया जाता है, क्योंकि फोकस दूरी जो होगी उसकी बढ़ जाएगी। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में, पानी में, हवा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही है, चलो उसको वहीं से देखना है। तो प्रकाश का समझना सर्वाधिक जो मान होगा ना वो आपका कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा मान जो होगा वो निर्वात में होगा, और सबसे कम मान अगर प्रकाश का पूछे तो क्या हो जाएगा, कांच में होगा। बस ये दोनों जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या, कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर अभी हम बता चुके हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं, पुतली कहते हैं, आइरिस कहते हैं, या फिर दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइरिस कहा जाता है। आंख का जो रंगीन भाग होता है, जो आंख को मतलब चमकीला भाग प्रदान करता है, वो आइरिस होता है, ठीक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सामान्य दृष्टि जो वयस्क के लिए होता है, नॉर्मल कहाँ तक वो देख सकता है स्पष्ट, उसकी जो कम दूरी होती है, कम से कम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ज़्यादा दूरी कहाँ तक होगी ये नहीं पता है, ठीक है। चलिए आगे है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रंगीन भाग याद रखना, नेत्र का कौन सा होता है, तो आइरिस होता है, ठीक है। मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टि पटल कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भी आई।
मानव नेत्र में जहां पर प्रतिबिंब बनेगा उस जगह का नाम क्या है, तो दृष्टिपटल। अब यहाँ पूछ रहा है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना वास्तविक और सीधा बनेगा, ठीक है। ठेठ भाषा में याद रखना, वास्तविक जही है वहीं सीधा होगा, हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है। आभासी है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यही ना। चलो जो भी है, कुछ हो सकता है जल्दबाजी में हम भी कुछ बोल दें, लेकिन नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और सीधा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। कहाँ बनता है, तो दृष्टिपटल पर बनता है। सामान्य दृष्टि देखने के लिए कितना होता है, कम से कम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब भी पूछ सकता है आपसे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि मानव नेत्र पर कहाँ ऐसा भाग है जहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल भी बता दिए, है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो कहता है अगला क्वेश्चन कि आँख का लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो पक्षाभि पेशी कंट्रोल करती है, ये भी ध्यान रखना। अगला कह रहा है जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है, नेत्र गोलक का बड़ा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, समंजन क्षमता घट जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा समंजन क्षमता घट जाना। अब यहाँ से बात आता है कि ये जो आपका है ना, जरा दृष्टि दोष है क्या, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या है, तो ये जो है आँख में एक प्रकार की कह सकते हैं कि ये बीमारी है, ठीक है। अब जरा दृष्टि दोष में अगर हम लोग आए तो जरा दृष्टि दोष का पूछेगा कि इसको जो है ना किस लेंस से दूर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना द्विफोकल लेंस से, कौन सा, द्विफोकल लेंस से इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। ये कब होता है, जब व्यक्ति का उम्र ज़्यादा बढ़ जाता है तब जरा दृष्टि दोष होता है, यानी वृद्धावस्था में। यहाँ पे क्या होता है कि इस रोग में न तो पास की वस्तु दिखेगी न तो दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी, इसीलिए जब चश्मा इसका बनेगा ना, तो ये जो चश्मा होता है ना, ये चश्मा का दो भाग होता है, इस साइड में अवतल लेंस लगाया जाता है और नीचे में उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। उसी को द्विफोकल लेंस कहते हैं, ध्यान रखना। अगला है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पुतली, कॉर्निया, परितारिका, रेटिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा पुतली, ठीक है। जो मात्रा कितना आना है नेत्र में वो कौन कंट्रोल करती है, तो पुतली करती है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, उत्तल लेंस से, बायोफोकल लेंस से, अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका होगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो निकट दृष्टि दोष जो होता है, एक ऐसा व्यक्ति के आँख में प्रॉब्लम होता है जो वो निकट की वस्तु को तो देख लेता है, ठीक है, नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाता है, ठीक है। तब क्या होता है कि रेटिना के बीच जो फोकस दूरी होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, यही यहाँ पे होती है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के बीच जो फोकस दूरी होती है ये बढ़ जाती है, इसी को अवतल लेंस से हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष जो होता है ना उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निकट की वस्तु होती है इसको नहीं देखा जाता है, दूर की वस्तु को देख लिया जाता है, ठीक है। अब इसको दूर किससे करते हैं, तो उत्तल लेंस से इसको दूर किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है ना रेटिना के बीच जो है ये फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में याद रखना है। दूरदृष्टि दोष को कौन सा नाम से पुकारा जाता है, तो हाइपरमाइपिया के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। चलो अगला है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है वो समझिएगा। ये जो है कोई प्रिज्म है, कांच का टुकड़ा है, यहाँ से लाइट आई, ये क्या है कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती है अलग अलग कोनों में। ठीक है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, जैसे निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करते हैं, तो अवतल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े तो कहता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो वर्ण विक्षेपण, ये भी देख लिए। अगला है श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम कहलाती है, या वर्ण विक्षेपण कहलाती है, या अपवर्तन, या फिर परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वर्ण विक्षेपण होगा। जो प्रकाश की किरण आती है वही श्वेत प्रकाश है। ठीक है, और जब रंगों में टूटती है तो अलग अलग 7 कलर में ये विभाजित हो जाती है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है, लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। प्राथमिक रंग 3 ही होता है, लाल, हरा और नीला। ठीक है, बाकी सब मिश्रण से तैयार होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, बैंगनी, हरा, लाल, पीला। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले याद रखना श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि 7 रंग में टूट रहा है ना। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें कि तरंगदैर्घ्य जो है ये किसका ज़्यादा होता है, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है ये लाल का सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए लाल रंग का यूज जो होता है ये रेलवे सिग्नल में होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक उसको भेजा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है, अच्छा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तब क्या कहना है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए, आसमानी के लिए, हरा के लिए, लाल के लिए। विचलन की अब यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो विचलन जो है ये बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा नीचे जो ये बैंगनी है ना, सबसे विचलन मतलब कितना ज़्यादा कौन से मुड़ रही है, सबसे ज़्यादा विचलन क्या बैंगनी का, सबसे कम किसका होगा, लाल का विचलन हो जाएगा, क्योंकि कम कौन से ये मुड़ रही है। प्रकाश का प्राथमिक रंग तो हो गया। अगला है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये लाल रंग के लिए, ये भी हो गया। अच्छा ये तो हम लोग यहीं देख रहे हैं ना। चलो आगे है, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के अपवर्तन तथा प्राकिरणन के कारण, अपवर्तन तथा अवशोषण के कारण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रधनुष जब भी बनेगा ये जब बारिश होगा उसके बाद बनेगा, और वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों का एग्जाम्पल इंद्रधनुष होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, तारा का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। ठीक है, देखो तारा टिमटिमा रहा अपवर्तन का एग्जाम्पल है, समझना। अभी बोले कोई पानी में छड़ डूबा हुआ है, टेढ़ा दिख रहा है, तो अपवर्तन, सिक्का डूबा हुआ है तो अपवर्तन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा, काला, नीला, नारंगी, लाल। तो इसका राइट आंसर होगा काला। ठीक है, वायुमंडल अगर नहीं रहे, पृथ्वी से आसमान देखेंगे तो नीला की जगह वो काला दिखेगा। ठीक है, अगला है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है, बैंगनी, लाल, हरा, नीला। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लाल। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्यों, वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक अवशोषित करती है, वायुमंडल दीर्घ तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक परिकिरणन करता है, वायुमंडल दीर्घ तरंगों को अधिक परिकिरणन करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक परिकर्णन करता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग हो दिखता है। ठीक है, अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, ओम है, कूलाम है, एम्पियर है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होगा वो कूलाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ से देखिएगा बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझिएगा।
विद्युत आवेश पूछे तो एसआई मात्रक उसका कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब पूछे कि कूलाम का एसआई मात्रक क्या होगा तो विद्युत आवेश, उल्टा के भी पूछ सकता है। ठीक है, विद्युत धारा अगर पूछेगा, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का क्या होगा, विद्युत धारा। ठीक है, विभव का पूछेगा तो विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का भी पूछे तो विभवांतर का भी क्या होता है, विभवांतर का भी वोल्ट होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर पूछे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम। ठीक है, कहीं से भी पूछे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक अगर पूछे तो यहाँ से ध्यान रखना, विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा तो वाट हो जाएगा एसआई मात्रक, ध्यान रखना। ठीक है, इतना एसआई मात्रक तो जरूर इस चैप्टर से याद रखना। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है, वाट घंटा है, वाट है, जूल है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है व्यापारिक मात्रक क्या है। ठीक है, तो व्यापारिक मात्रक जो हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा, किसका, विद्युत ऊर्जा का। ध्यान रखना, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, किसकी मापने की बात कर रही है, विद्युत धारा। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा एमीटर। ठीक है, विद्युत धारा जिसमें मापते हैं उस यंत्र को कहा जाता है एमीटर। यहीं से क्वेश्चन आपसे उल्टा के पूछ दे कि विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का जरूरत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर, विद्युत धारा के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को, वोल्टामीटर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर को हमेशा जो है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहीं आपसे पूछे कि विद्युत परिपथ में एमीटर को, ठीक है, एमीटर को किस में संयोजित किया जाता है तो एमीटर को श्रेणी क्रम में। ठीक है, यही क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे क्या रहे, आपका कह रहा है निम्न में से किसे, पार्श्व क्रम में। तो वोल्ट मीटर है तो पार्श्व क्रम, और अगर एमीटर है तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है अगला आपका कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है, ध्यान रखना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये पावर है। ठीक है, वहाँ पे टाइपिंग नहीं होता है इसीलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, कितना है, 1 यूनिट जो हम लोग कहते हैं ना, इतना यूनिट उठा ऊर्जा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो उसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए मतलब एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत आवेश क्या होगा, तो समझना यहाँ टाइम दिया है कितना, तो टाइम दिया है 10 मिनट। ठीक है, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, यानी आई, धारा मतलब आई। ठीक है, तो धारा 0.5 एम्पियर हो रहा है। पूछा क्या है, तो पूछा है विद्युत आवेश मतलब Q बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो समझना यहाँ पे I बराबर क्या होता है, सूत्र से देखेंगे Q/T होता है। ठीक है, अब यहाँ जो है, यहाँ क्या दिया है, T दिया है, T दिया है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, अब ये दोनों को इसी फॉर्मूला पर बैठा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q बराबर यहाँ पे क्या हो गया, तो समझो Q बराबर हो गया I इंटू टी। I कितना दिया है, I मतलब धारा, तो 0.5 एम्पियर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये क्या है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट बराबर 60 इंटू 100 हो जाएगा, तो 60 इंटू क्या करना है, 10 करना है। ठीक है, अब ये बटा में क्या आ जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा। अब इसको काट दो,
6 पंचे क्या हो जाएगा 300। 300 कूलाम यानी सी 300 कूलाम विद्युत आवेश होगा। ठीक है, तो ये अब देखो I बराबर टी को हम इसलिए 10 से गुना किए हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में कितना होगा 60 इंटू 10 सेकेंड, है ना। चलो अगला है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन है 55 ओम, 110 ओम, ठीक है, 220 ओम, 440 ओम। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 110 ओम। कैसे होगा तो समझो, देखो ओम का नियम से अगर हम लोग देखेंगे तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हो गया यहाँ पे V बाई टी, यही ना, आर बराबर क्या हो गया V बाई टी। तो V जो है वो कितना बोल रहा है 220 वोल्ट है। I बराबर क्या है 2 एम्पियर, यानी धारा जो है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए V बटा I, तो इसी नियम से कर दीजिए 220 बटा 2 बराबर 110 वोल्ट। ठीक है, ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र है। ठीक है, तो ओम का नियम का सूत्र जो होता है ये V बराबर I इंटू आर होता है, ये एकदम गांठ बांध लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह तांबा है, प्लैटिनम है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो नाइक्रोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब ताप में वृद्धि होती है, ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा या चालक पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा जब भी हम किसी ताप में वृद्धि करेंगे तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है परमाणु, प्रोटॉन, आयन, इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन। चालक प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ इधर उधर भागेगा ही, है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है ना उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अगला है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, जो है उसको जोड़ते आप चले जाइए सीधा। ठीक है, तो 2 ओम जोड़िए, 3 ओम जोड़िए, 4 ओम जोड़िए, कितना हो गया 4 3 7 और 2 9 हो गया 9 ओम। चलिए अगला है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पार्श्व बोलेगा तो उसको एलसीएम से जोड़ना है। ठीक है, जैसे 1/5 हो जाएगा, 1/10 और 1/30। अब एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 6 30, 10 तिया 30, 1 1 कम 30, 6 3 9 1 10, यानी 10/30 हो गया तो 3 ओम हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। घरेलू विद्युत पर कह रहा है। ठीक है, कौन सा संयोजन नहीं उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है ऑप्शन श्रेणी क्रम या फिर पार्श्व या फिर मिश्रित या फिर कह रहा है आपका इनमें से कोई नहीं, तो श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ध्यान रखना है घरेलू विद्युत पर संयोजन में, परिपथ में। अगला है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसके लंबाई पर, द्रव्यमान पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है, निम्न से किस संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, श्रेणी पार्श्व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था।
ऑस्टेड किया था, एम्पियर किया था, बोर किया था या फिर फैराडे किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ये ऑस्टेड द्वारा किया गया था। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। दो ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी, लेकिन प्रकट कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से होती है। ठीक है, चलो अगला है, यहाँ तो क्वेश्चन था भी। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? वामहस्त नियम मतलब बाएं की बात की जा रही है ना? किसकी बात की जा रही है? बाएं नियम की। तो यहाँ पे समझिएगा, ये हाथ है, ये जो है जिसको हम लोग बूढ़ा उंगली कहते हैं, उसके बाद की उंगली और उसके बाद की उंगली। ठीक है, यहाँ पे समझना, ये दोनों उंगली जो होता है बाद का, ये गौण रहता है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसमें तीन चीज़ों को ये प्रदर्शित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र को करता है, और दूसरा बल को करता है, और तीसरा विद्युत धारा को करता है प्रदर्शित। ठीक है, अब यहाँ से पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ये किसका ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल बैठता है? तो विद्युत मोटर का। ठीक है, विद्युत मोटर किसका एग्जाम्पल है? तो बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का नियम दिया किसने था? तो कौन दिया था? फ्लेमिंग। ठीक है, इसीलिए फ्लेमिंग का नियम नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणे हस्तनंगुष्ठ नियम। ठीक है, अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है? धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की, बल की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दाहिने वाला जो होता है ना, उसमें जो धारा को डिनोट करता है वो कौन होता है? अंगूठा होता है। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल में आता है? तो विद्युत जनरेटर का। ठीक है, जनरेटर का, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मोटर? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? ठीक है, तो इसका जो मूलभूत आंसर होगा ना, अंतर का आंसर वो डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है? तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक वलय होता है। बस इतने खाली ध्यान रखना, एक लाइन। देखो यहाँ पे यही चीज हम दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, बायां हाथ का नियम जो होगा ना फ्लेमिंग का, वहां पे अंगूठा बल को दिखाता है, यही पूछेगा। ठीक है, इसीलिए हम डायग्राम दिए थे, वहां हम नहीं बताएं। अंगूठा को दिखा रहा है, और ये अंगूठा के बाद वाला जो है ये क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, और ये जो बीच वाला है ये मध्यमानी धारा को दिखा रहा है बाएं हाथ नियम में। और जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको समझो। ठीक है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, देखो वामहस्त नियम यानी बाएं हाथ का ही यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, विद्युत धारा है, बल है, चुंबकीय क्षेत्र, तीन चीज दिखा रहा है, तीनों को दिखा दिए। अंगूठा जो है बल, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके बाद वाला, और उसके बाद वाला मध्यमा जो है विद्युत धारा को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? तो इसका ऑप्शन है विद्युत मोटर, माइक्रोफोन, विद्युत जनित्र या फिर टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? आंतरिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। विद्युत जनित्र यानी डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर या फिर विद्युत प्रेरण पर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो हमारा होगा वो होगा विद्युत जनित्र डायनेमो का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दो बार कह दे रहे हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन जो है वो देख लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सा जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी आंतरिक को विद्युत में करता है? तो विद्युत जनित्र होता है। ठीक है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, ये ध्यान रखना। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है?
ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है ये आपका वेबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्लक्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फ्लक्स से क्वेश्चन बहुत पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र का यहीं से पूछेगा मात्रक क्या होता है, तो वेबर चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन दिया था, तो ये ऑस्टेड साहब दिए थे, ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम क्या बताता है, अभी हम लोग देख चुके हैं। प्रेरित धारा की दिशा बताता है। दाहिना हाथ का नियम जो है प्रेरित धारा का दिशा बताता है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टामीटर। इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ऑस्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग। अगला है निम्न पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा पीतल, ठीक है। पीतल में कोई भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट तीनों में है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल की रेखा जो होती है उसका नेचर जो होता है ये काल्पनिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो होता है उसको जोड़ा जाता है अर्थ तार में, उदासीन तार, विद्युतमय तार, ठंडा तार। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है फ्यूज को, ठीक है। तो फिजिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको थोड़ा सा थ्योरी जो जो समझाए हैं अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हम प्रतिबिंब की स्थिति सबको बताए थे, ठीक है। तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी हम थोड़ा सा चार्ट जो दिए हैं वो आप लोग को रिकॉल करा दें। यहाँ पे समझो, बता दे रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है। अवतल अगर दर्पण रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की पहले बात करते हैं। अवतल दर्पण में कितने स्थिति, तो 6 स्थिति, यही ना हम लोग देखे थे। 6 स्थिति, सबसे पहला स्थिति जो है वो अनंत पर है। अनंत पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो इसकी स्थिति जो बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति, वो फोकस पर बनेगी, बिंदु के आकार का होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार का। अब इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो वास्तविक होगी और उल्टा होगा, ठीक है। दूसरा स्थिति इसमें क्या है कि वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र के पहले अगर हम रख रहे हैं तो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। ये छोटा होगा, ठीक है। कैसा बनेगा प्रकृति, तो वास्तविक और उल्टा। तीसरा जो स्थिति होगा वो होगा वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखे तो वक्रते केंद्र पर बन जाएगी, इसीलिए इसका आकार जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी समान आकार का हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चौथा जो स्थिति होगी वो क्या होगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर रखते हैं हम लोग तो वक्रता केंद्र से परे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे बनेगा, यानी उसके बाद बनेगा, ठीक है। कैसा होगा, तो बड़ा होगा। कैसा होगा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। पांचवा जो होगा, अगर हम फोकस पर रखते हैं तो कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये जो है ना ये क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। छठा जो स्थिति होगा वो ध्रुव और फोकस के बीच अगर रखेंगे, यानी P और F के बीच अगर रखेंगे तो दर्पण के पीछे जाके प्रतिबिंब बनेगा, पीछे बनेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और कैसा होगा, आभासी रहेगा, आभासी है तो सीधा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा। ये अवतल दर्पण का था। अब जो है ना उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति आपकी बनेगी। 2 स्थिति को जल्दी से देख लीजिए एक बार। पहला स्थिति जो है वो अनंत पर अगर वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ, फोकस पर बनेगा, और बहुत छोटा होगा, ठीक है। छोटा का पीछे बन रहा है, प्रकृति कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और P के बीच में रखेंगे तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा P और
एफ के बीच में बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा मतलब प्रकृति आभासी और सीधा होगा। और ये कैसा होगा, तो ये होगा ना बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा, यानी छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में। अब यहीं से अगर हम लोग लेंस की बात झट से कर ले तुरंत से, क्योंकि लेंस से भी वही कहानी है, ठीक है। तो लेंस में क्या होगा, यही उल्टा होगा, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में आपकी 6 स्थितियां बनेगी, ठीक है। 6 स्थितियां क्या क्या बनेगी, तो पहला में वही है कि अगर हम अनंत पर रखते हैं तो F2 पर बनेगा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, यहाँ शॉर्ट में समझना, ठीक है। दूसरा क्या है कि 2F1 यानी पहला फोकस से परे अगर हम रखें तो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। ये छोटा बनेगा, ये अत्यधिक छोटा बनेगा, ठीक है, ये छोटा और वास्तविक उल्टा ही बनेगा। तीसरा स्थिति है कि 2F2, ठीक है, 2F1 से अगर हम उसके ऊपर रखते हैं तो ये 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का होगा और कैसा, वास्तविक और उल्टा होगा। चौथा जो स्थिति होगा 2F1 और, ठीक है, F1 के बीच अगर रखते हैं तो 2F2 से परे ये प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब पांचवा कंडीशन क्या है, F1 पर अगर रखते हैं वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब छठा कंडीशन जो है वो तो चेंज हो जाता है। F1 और O जो प्रकाशिक बिंदु है उसके बीच में कहीं पे अगर वस्तु को रखे तो वस्तु की तरफ किधर बनेगा, ये सब तो वस्तु के पीछे बन रहा था लेकिन वस्तु के तरफ ही बनेगा, ठीक है, सॉरी, वस्तु के पीछे ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, वस्तु के तरफ बनेगा तो आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब वही अवतल लेंस की बात करें हम लोग तो अवतल लेंस जो है उसमें 2 आपकी स्थिति देखने को मिलेगी। पहला स्थिति अनंत पर अगर वस्तु को रखे तो F2 पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और ये बहुत छोटा होगा, ठीक है। अब जो है ना प्रतिबिंब अगर फोकस पर बन रहा है, ठीक है, अनंत पर बन रहा है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा होगी। अब दूसरा है कि अनंत और O के बीच, प्रकाशिक बिंदु के बीच कहीं भी रखे तो F1 और O के बीच में कहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा और ये छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी लोग मोटिवेट होकर इस वीडियो को देखें और इस एग्ज़ाम का अपना फ़ायदा उठा सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आप लोग को एग्ज़ाम के लिए, पहले ही बोल दे रहे हैं, अच्छे से समझिए और जितना ज़्यादा हो वीडियो को देखिए।